हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया में हम जानेंगे कि कौन से भारत में कौन से सिटी में कौन सा हवाई अड्डा है और कौन से राज्य में आता है। ठीक है, तो वो सब जानेंगे। और ये एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया का दोस्तों पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको आधे एयरपोर्ट्स कवर करा दूंगा और जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपको पार्ट 2 में कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मैं एक साथ पढ़ा दूँ दोस्तों तो आपको जल्दी याद भी नहीं होंगे और वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको वीडियो देखने में भी बोरिंग लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों छोटी छोटी वीडियोस से ये होता है कि आप कई बार उसे देख भी सकते हैं और उसे कई बार रिवाइज भी मार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया में पहले मैं आपको बेसिक्स पूरे कवर कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एयरपोर्ट्स बताना शुरू करूँगा। तो एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या चीज़ जाननी ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है रीजनल एयरलाइन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों दो एयरलाइन होती हैं, एक होती है रीजनल एयरलाइन, दूसरी होती है आपकी शेड्यूल्ड एयरलाइन। ठीक है, तो दोस्तों रीजनल एयरलाइन जो होती है उसमें क्या होता है, तो दोस्तों रीजनल जो एयरलाइन होती है उसमें सारे एयर रूट को उड़ाने की परमिशन होती है। ठीक है, और यहाँ से केवल एक शहर से दूसरे शहर तक फ़्लाइट उड़ाई जा सकती है। मतलब दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन नहीं होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल एयरलाइन से एक देश से दूसरे देश को फ़्लाइट उड़ाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, आप एक भारत के जैसे कोई देश है, जैसे भारत है, तो भारत में दोस्तों आप एक देश से दूसरे देश मतलब भारत के एक शहर से दूसरे शहर तक आप फ़्लाइट उड़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहें कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ़्लाइट उड़ा लूँ तो दोस्तों वो आप नहीं उड़ा सकते। ठीक है, उसके लिए आप क्यों नहीं उड़ा सकते? उसके लिए दोस्तों 5/20 नियम काम करता है। क्या? 5/20 नियम। अब 5/20 नियम होता क्या है? तो दोस्तों 5/20 नियम ये होता है कि कम से कम आपको जो भारत है, भारत के अंदर कम से कम आपको 5 साल का अनुभव हो। किसका? फ़्लाइट परिचालन का आपको कम से कम 5 साल का अनुभव हो। और दोस्तों आपको कम से कम आपके पास कम से कम 20 फ़्लाइट हो। ठीक है, आपके पास 20 फ़्लाइट हो और 5 साल का अनुभव हो, तभी आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब आपको तब शेड्यूल्ड एयरलाइन में लाया जा सकता है, वरना आपकी जो कंपनी है उसे शेड्यूल्ड एयरलाइन में नहीं लाया जा सकता। तो आप ये बात ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, रीजनल एयरलाइन आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड एयरलाइन की। तो शेड्यूल्ड एयरलाइन में क्या होता है दोस्तों? तो शेड्यूल्ड एयरलाइन वो एयरलाइन होती हैं दोस्तों जिनमें देश विदेश से फ़्लाइट उड़ाई जाती हैं तथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको एक देश से दूसरे देश को फ़्लाइट उड़ानी है तो आपको शेड्यूल्ड एयरलाइन होने की अनुमति लेनी होगी, और उसके लिए दोस्तों 5/20 नियम काम करेगा। ठीक है, तो आपकी जो कंपनी है उसे तब तक शेड्यूल्ड एयरलाइन का दर्जा नहीं मिल सकता जब तक वो 5/20 नियम का पालन नहीं करती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। तो आगे है दोस्तों नागर विमानन मंत्रालय। तो दोस्तों जो नागर विमानन मंत्रालय है उसी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों रीजनल और शेड्यूल्ड एयरलाइन। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इसी के अधीन आता है। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इसी के अधीन आता है, जो जिसके मंत्री भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है? तो दोस्तों अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आपके JP नड्डा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वैसे आपको ये तो पता ही होगा। तो दोस्तों आपके बेसिक्स मैंने पूरे क्लियर कर दिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, एक चीज़ है दोस्तों एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये दोस्तों क्या करती है? ये एक ऐसी एजेंसी है दोस्तों जो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन ही आती है। ठीक है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ही मतलब है कि ये विभाग है। ठीक है, ये क्या करती है? जो भारत में भीषण विमान दुर्घटनाएं जो होती हैं दोस्तों उनकी जांच करती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार जो जब म्यांमार ने हमारा प्लेन क्रैश कर लिया था तो तब से ये बनाई गई थी। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दोस्तों तभी इसका निर्माण हुआ था और तब से दोस्तों अभी तक ये काम कर रही है। ठीक है, और जो भीषण दुर्घटनाएं होती हैं उसकी जांच करती है ये। ठीक है, और जैसे अगर किसी ने प्लेन
प्लेन को हाईजैक कर लिया, तो ये सब कर लिया, तो उसके लिए भी यही काम करती है और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती है। तो दोस्तों आपके बेसिक्स जितने भी हैं एयरपोर्ट्स को लेके सब क्लियर हो गए होंगे। तो आपको इतना जानना ज़रूरी है एयरपोर्ट्स पढ़ने से पहले। अब दोस्तों चलते हैं एयरपोर्ट्स की तरफ। तो एयरपोर्ट्स की बात करूँ मैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊँगा कौन सा एयरपोर्ट्स कहाँ है और इसमें। चलिए, तो दोस्तों पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हवाई अड्डा है दोस्तों, ये नई दिल्ली में है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये दोस्तों आपका है कोलकाता में, ठीक है। और अगला है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका वाराणसी में। और अगला है दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका है लखनऊ में, ठीक है। तो इनके नाम जो दोस्तों हैं वो उन महापुरुषों के नाम पर दिए गए हैं जो इस सिटी से या इस राज्य से रिलेटेड से, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया। जैसे देखिए दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के रहने वाले थे, कटक उड़ीसा के थे वैसे, लेकिन जो वेस्ट बंगाल से ही अलग किया गया था क्या, उड़ीसा, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो हवाई अड्डों की सबसे ज़्यादा संख्या है वो कौन से राज्य में है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों की संख्या है दोस्तों तमिलनाडु में। तो आपको ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें हवाई अड्डों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसमें 5 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और 5 नहीं बल्कि 6 हैं, एक और नया बन गया है अभी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद है केरल में। केरल में हवाई अड्डों की संख्या तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये है इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है मुंबई में, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले। तो दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का प्लेयर कहाँ है दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों वीर सुरेंद्र साई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है झारसुगुड़ा असम में, ठीक है। और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। और दोस्तों 11वां है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो जिस राज्य में है वो भी मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिए हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अगला है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये है अहमदाबाद गुजरात में। अब देखिए दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जो मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी अहमदाबाद में ही बनी है, गुजरात में बनी है, ठीक है। तो दोस्तों और आपकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी गुजरात के ही रहने वाले थे। और दोस्तों ये इसका नाम तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी हवाई अड्डा है उसका नाम जो रखा गया है वो वहाँ के महापुरुषों के नाम पर रखा गया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगला है दोस्तों कामराज हवाई अड्डा। तो कामराज हवाई अड्डा है दोस्तों चेन्नई में, ठीक है। दोस्तों अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है हैदराबाद में। और इसे दोस्तों कहते हैं बेगनपट हवाई अड्डा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों बेगनपट हवाई अड्डा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है दोस्तों आपका गुवाहाटी असम में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपके आज 15 एयरपोर्ट्स कवर करा दिए हैं और बाकी जो एयरपोर्ट्स का बेसिक जो होता है वो सब कवर करा दिया है, जो आपको पता होना चाहिए हवाई अड्डा पढ़ने से पहले, अगर आप वास्तव में एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं तब, ठीक है। और दोस्तों तो आपको आज इतना कवर करा दिया है पार्ट 1 में। और दोस्तों एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया का जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी के जो बचे हुए हवाई अड्डे हैं पूरे देश के वो कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्लास टाइमिंग है वो आपको पता ही है, 9 बजे दोस्तों करंट अफेयर्स होती है सुबह और 9 बजे स्टैटिक जीके होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी 9 बजे ही आती है। तो आज आने में इसलिए लेट हो गई कि मैं प्रॉपर टाइमिंग नहीं बना पा रहा था अभी तक, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाली वीडियो करंट अफेयर्स वाली में कि मैं ज़रा अपने विलेज गया था, ठीक है। तो दोस्तों अब आपकी वीडियो प्रॉपर आएगी टाइम पर, और आज का आप एडजस्ट कर लीजिए, बाकी आप
वीडियो टाइम पर आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और मिलते हैं एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में। गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।